नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू ने कहा है कि गजा में हमास द्वारा रखे गए सैकड़ों बंधकों में से कुछ को रिहा करने के लिए एक संभावित समझौता हो सकता है। उन्होंने इस बात का खुलासा नहीं किया है कि आखिर ये सौदा किस तरह का होगा। यानी नेतन्याहू ने यह साफ नहीं किया है कि हमास द्वारा बंधकों को छोड़े जाने के बदले में इजराइल की तरफ से क्या पेशकश की जाएगी। हालांकि पहले से कयास लगाए जा रहे हैं कि फिलिस्तीनी कैदियों के बदले गजा में बंधकों को बदलने का प्रस्ताव रखा जा सकता है। टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के अनुसार एनबीसी न्यूज़ ने अमेरिकी प्रशासन के एक अधिकारी के हवाले से रिपोर्ट की पुष्टि की है कि एक संभावित समझौते पर चर्चा की जा रही है, जिसमें गजा में बंधक बनाए गए लगभग 80 महिलाओं और बच्चों को इजराइल द्वारा कैद की गई महिला और कम उम्र के आतंकी दोषियों को मुक्त करने के बदले में रिहा किया जाएगा। ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC के एक शीर्ष कमांडर ने कहा है कि ईरान किसी भी स्थिति के लिए तैयार है। IRGC के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल आमिर अली हाजीजादे ने सोमवार को कहा है कि ईरान इस समय अपनी ताकत के शीर्ष पर है और ईरान ने किसी भी स्थिति की तैयारी की है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अमेरिका ईरान को धमकी नहीं देता है। उन्होंने एक रात के भीतर 3 बार संदेश भेजे और इन संदेशों में इस तरह के शब्द होते हैं जिनमें गुजारिश और गिड़गिड़ाना होता है। हाजीजादे ने कहा है कि हाल के सप्ताहों में अमेरिका ने ईरान से कई बार शांति से काम लेने की गुजारिश की है। उन्होंने कहा कि ईरान इस स्थिति में नहीं है कि कोई दुश्मन देश उसे धमका सके। हाजीजादे ने कहा है कि हम अपनी शक्ति के चरम पर हैं और हमने हर स्थिति के लिए खुद को तैयार किया है। बता दें, इसराइल हमास युद्ध के बीच अमेरिका ने अपने युद्धक जहाज मध्य पूर्व की तरफ भेजे हैं। माना जाता है कि अमेरिका ने ऐसा ईरान और उसके समर्थित बलों को इसराइल युद्ध से दूर रहने का संदेश देने के लिए किया है। ईरानी कमांडर की टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब इजराइल हमास युद्ध का मध्य पूर्व के अन्य क्षेत्रों में फैलने का खतरा बना हुआ है। तेज हो रहे इजराइल हमास युद्ध और गजा में बढ़ रहे मानवीय संकट के बीच तुर्की का एक जहाज मिस्र पहुंचा है। इस जहाज में फील्ड हॉस्पिटल को बनाने के सामान मौजूद हैं। समाचार एजेंसी AFP के मुताबिक ये जहाज मिस्र के अल अरीश बंदरगाह पर पहुंचा है, जो रफा बॉर्डर क्रॉसिंग के नज़दीक ही है। तुर्की के एक स्वास्थ्य अधिकारी के मुताबिक इस जहाज में राहत सामग्री, जनरेटर और एम्बुलेंस हैं, जिनका इस्तेमाल इमरजेंसी हॉस्पिटल बनाने के लिए किया जा सकता है। ये जहाज ऐसे समय में पहुंचा है जब हमास के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि गजा में लगभग सभी अस्पतालों ने काम करना बंद कर दिया है। इजरायली वायुसेना ने पिछले लगभग 1 घंटे में कहा है कि उसने लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर कई हमले किए हैं। ये वहाँ जो कुछ चल रहा है उसके जवाब में है। खासकर पिछले 48 घंटों से लॉयड ऑस्टिन, जो अमेरिकी रक्षा सचिव हैं, उन्होंने कहा है ये इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच सिर्फ जैसे को तैसा है और वो ये सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्षेत्र में तनाव दूर हो। इजरायली प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू ने सोमवार को लेबनान के साथ इजराइल की उत्तरी सीमा पर घटनाओं पर टिप्पणी करते हुए चेतावनी दी है कि जो लोग सोचते हैं कि वो हमारी सेनाओं और नागरिकों के खिलाफ हमले कर सकते हैं, वो आग से खेल रहे हैं। नेतन्याहू ने आगे कहा, आग का जवाब बहुत तेज आग से दिया जाएगा। वो हमें आजमाए नहीं, क्योंकि हमने अपनी ताकत का केवल एक अंश ही दिखाया है। नेतन्याहू ने कहा, हम उत्तर में सुरक्षा बहाल करेंगे और हम दक्षिण में सुरक्षा बहाल करेंगे। BBC की रिपोर्ट के अनुसार गजा में इजरायली सैनिकों और हमास लड़ाकों के बीच लड़ाई का केंद्र बने अल शिफा अस्पताल में और मरीजों की मौत हुई है। डॉक्टरों ने बताया है कि शहर के इस मुख्य अस्पताल में बिजली न होने की वजह से कई और मरीजों की जान चली गई है। हमास संचालित स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि मरने वालों में 6 समय से पहले जन्मे बच्चे भी शामिल हैं, जिनका इंक्यूबेटर बिजली न होने की वजह से बंद करना पड़ा है। अस्पताल के एक डॉक्टर ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील करते हुए कहा है कि 30 से अधिक बच्चों की जान बचाने के लिए उन्हें मिस्र के अस्पताल में भेजा जाए। इस अस्पताल में इस समय 2000 से अधिक लोग फंसे हुए हैं। इजराइल का दावा है कि यह अस्पताल के नीचे सुरंगों में ही हमास का मुख्य कमांडर सेंटर है। हालांकि अस्पताल के डॉक्टरों और हमास ने इन दावों को खारिज किया है। फिलिस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रवक्ता अशरफ अल किद्रा ने कहा है कि पिछले 3 दिनों में अल शिफा अस्पताल के कम से कम 32 मरीजों की मौत हो गई है। उन्होंने बताया कि मृतकों में बच्चे भी शामिल हैं। गजा पट्टी के सबसे बड़े अल शिफा अस्पताल में ईंधन खत्म होने के बाद शनिवार को ऑपरेशंस को निलंबित कर दिया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक अस्पताल के खुले हुए हिस्से में करीब 100 शव सड़ रहे हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने कथित तौर पर आंतरिक मंत्री सोहेला ब्रेवरमैन को बर्खास्त कर दिया है। ये घटनाक्रम लंदन पुलिस पर फिलिस्तीनी समर्थक प्रदर्शनकारियों से निपटने के दौरान पक्षपात का आरोप लगाने के बाद आया है। ब्रेवरमैन ने पिछले सप्ताह ये भी सुझाव दिया था कि
कि सड़कों पर रहने वाले कुछ बेघर लोग उसी जीवन शैली पसंद करते हैं, इसलिए सड़कों पर रहते हैं। इस टिप्पणी ने यूके के इस मंत्री के बर्खास्तगी की मांग को बढ़ा दिया था। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री और कंजर्वेटिव पार्टी के नेता डेविड कैमरन की फिर से सरकार में वापसी हो गई है। डेविड कैमरन को ब्रिटेन का विदेश मंत्री बनाया गया है। ब्रितानी प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने अपनी कैबिनेट में फेरबदल किया है। गृह मंत्री सोएला ब्रेबर्न को पद से हटा दिया गया है। डेविड कैमरन साल 2010 से 2016 के बीच ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। मंत्री बनाए जाने के बाद प्रधानमंत्री निवास 10 डाउनिंग स्ट्रीट से बाहर निकलते हुए डेविड कैमरन मुस्कुराते हुए नजर आए। अक्टूबर में महंगाई दर में गिरावट आई है। नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस यानी एनएसओ की ओर से सोमवार को जारी आंकड़ों के अनुसार देश की खुदरा महंगाई दर अक्टूबर में घटकर 4 महीने के निचले स्तर यानी 4.87% पर आ गई है। इससे एक महीने पहले सितंबर में खुदरा महंगाई दर 5.02% थी। पिछली बार इतनी महंगाई जून में 4.87% दर्ज की गई थी। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में कई सीटों पर प्रत्याशी को भी विरोध का सामना करना पड़ा है। अब भिंड जिले की गोहद विधानसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी और पूर्व मंत्री लाल सिंह आर्य को जनसंपर्क के दौरान लगातार विरोध का सामना करना पड़ा। उनको गांव वालों ने गांव में ऐसा विरोध किया कि उनको पीछे लौटना पड़ा। इस दौरान उनके समर्थकों ने भी नारेबाजी की। कहा जा रहा है कि गांव में गांव वालों ने जनसंपर्क नहीं करने दिया। केदारनाथ यात्रा के दौरान कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी हिमालय के भविष्य को लेकर चिंतित दिखे। उन्होंने अपनी यात्रा के दौरान भूवैज्ञानिक प्रोफेसर एसपी सती से मुलाकात की और वो 3 दिन तक साथ रहे। प्रोफेसर सती ने कहा कि राहुल गांधी को हिमालय के बारे में गजब की जानकारी है, जिसे देखकर मैं हैरान रह गया। उत्तराखंड तक से बात करते हुए प्रोफेसर ने राहुल गांधी की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि राजनेताओं में हिमालय की जानकारी नहीं होती है और मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि राहुल गांधी को इतनी जानकारी होगी। उन्होंने कहा कि मैं सोच रहा था कि खाली पेज पर लिखूंगा, लेकिन उनको पहले से ही जानकारी थी। मुझे लगा कि वो पढ़ते हैं, समझते हैं चीज़ों को और उनके साथ बात करके अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी पप्पू नहीं है, उनकी समझ भारत के अन्य नेताओं से बेहतर है। राहुल गांधी मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं। इस दौरान वो ताबड़तोड़ जनसभाएं कर रहे हैं और उनकी जनसभाओं में जमकर भीड़ उमड़ रही है। भोपाल में तो उनके रोड शो में जमकर जनसैलाब उमड़ा। भोपाल से पहले राहुल गांधी ने नीमच जिले में भी आम सभा को संबोधित किया। राहुल गांधी ने भ्रष्टाचार और जातिगत जनगणना के मुद्दे पर मंच से बड़ी बात कह दी। उन्होंने कहा कि पिछड़ा वर्ग की आबादी मध्य प्रदेश में अधिक है और उसी के मुताबिक उन्हें अधिकार भी मिलना चाहिए। राहुल गांधी ने कहा कि भाजपा नेताओं की लूट में नुकसान प्रदेश की जनता का हो रहा है। देश को सरकारी अफसर चलाते हैं। मध्य प्रदेश की सरकार को शिवराज सिंह चौहान और 53 अफसर चलाते हैं। इन 53 अफसरों में से पिछड़े वर्ग का सिर्फ एक अफसर है। फिर भी सीएम शिवराज और पीएम मोदी कहते हैं कि मध्य प्रदेश में पिछड़ों की सरकार है। मोदी जी पहले अपने भाषणों में खुद को ओबीसी कहते थे, लेकिन जब से मैंने जाति जनगणना की बात शुरू की है तब से मोदी जी कहते हैं कि देश में कोई जाति नहीं है, सिर्फ गरीब हैं। मतलब देश में सिर्फ एक ही ओबीसी नरेंद्र मोदी हैं। राहुल गांधी ने कहा कि मध्य प्रदेश भ्रष्टाचार की राजधानी बन चुका है। राहुल गांधी ने जनसभा में कहा कि तोमर का बेटा खुलेआम बिना किसी डर के आपका पैसा चोरी कर रहा है। क्या पीएम मोदी ने मंत्री के बेटे पर कोई कार्रवाई की? उसके पीछे ईडी, सीबीआई, आईटी लगाई। इससे पहले राहुल ने जावद में दावा करते हुए कहा, मध्य प्रदेश में कांग्रेस स्वीप करने जा रही है, भारी बहुमत से हमारी सरकार आ रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने छत्तीसगढ़ में एक सभा में कांग्रेस पर ओबीसी समुदाय को आरक्षण नहीं देने का आरोप लगाया। पीएम मोदी ने कहा कि दशकों तक कांग्रेस ने ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा नहीं दिया। इस दौरान पीएम मोदी ने इशारों में कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर वार किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली से आए कांग्रेस के कुछ ज्ञानी नेता अपनी सभा में मेरी जाति का प्रचार कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मोदी तो ओबीसी हैं। मोदी ने कहा कि इससे पहले देश को जो चुनाव हुए उसमें ये लोग मोदी के बहाने पूरे ओबीसी समाज को चोर कह रहे थे। वहीं राहुल गांधी कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी पहले कहते थे भाइयों और बहनों मैं ओबीसी हूँ, लेकिन कुछ दिनों पहले उन्होंने जब भाषण में कहा कि देश में सिर्फ एक जाति है गरीब। जब से कांग्रेस ने जाति जनगणना की बात की है तब से मोदी जी के दिमाग से जाति गायब हो गई है, क्योंकि वो ओबीसी, दलित, आदिवासी युवाओं को देश की सच्चाई नहीं बताना चाहते हैं। 17 नवंबर को मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में वोटिंग होनी है और इस बीच मोदी सरकार ने बड़ा खेल कर दिया है। वो खेल ये है कि मोदी सरकार पीएम किसान सम्मान निधि की 15वीं किस्त किसानों के खातों में 15 नवंबर को ही ट्रांसफर कर रही है। यानी वोटिंग से ठीक 2 दिन पहले मोदी सरकार किसानों के खाते में 2000 रुपये भेजेगी। हालांकि इस पर लोग सवाल उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि चुनाव आयोग तो निष्पक्ष है ही।
मध्य प्रदेश कांग्रेस ने एक और वीडियो जारी किया है। इसको लेकर कांग्रेस ने कहा है कि बीजेपी सांसद और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर के बेटे देवेंद्र तोमर का एक और वीडियो वायरल हुआ है। मंत्री पुत्र इस बार 500 करोड़ की डील करते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस ने कहा कि मोदी जी पूरा मध्य प्रदेश निगलना है। इसके अलावा सुप्रिया सुनीत ने लिखा है कि केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो बिचौलियों से 100 करोड़ रुपए की लेन देन की बात कर रहे थे। आज एक और वीडियो आया है जिसमें भैया जी 500 करोड़ की डीलिंग कर रहे हैं, लेकिन पीएम मोदी की ईडी, आईटी, सीबीआई ने आंखें मूंद ली हैं। नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे के वायरल वीडियो पर कांग्रेस नेता रागिनी नायक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस दौरान उन्होंने इस मामले में कांग्रेस की मांगें दोहराई। उन्होंने कहा, चुनाव आयोग इस वीडियो का स्वतः संज्ञान ले और कार्रवाई करे। इस प्रकरण की सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज द्वारा एक जुडिशरी जांच हो। नरेंद्र सिंह तोमर जी को पद से बर्खास्त किया जाए। मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज हो और ईडी, आईटी, सीबीआई अपनी कार्रवाई करे और पीएम मोदी और शिवराज सिंह चौहान इस मामले में अपनी चुप्पी तोड़ें। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने कहा था, न खाऊंगा न खाने दूंगा, लेकिन मोदी सरकार में रिश्वत और कमीशनखोरी लगातार चल रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने सोमवार को छत्तीसगढ़ के मुंगेली में एक चुनावी रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार और कांग्रेस पर जमकर हमला किया है। उन्होंने कहा है कि छत्तीसगढ़ से कांग्रेस के जाने का काउंटडाउन शुरू हो गया है। उन्होंने दावा किया है कि 3 दिसंबर को आने वाले चुनाव नतीजे के बाद छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनने जा रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ऐसी पार्टी है जहां सत्ता के लिए एग्रीमेंट होता है। कांग्रेस पार्टी के पुराने और समर्पित लोग आज किनारे पर बैठे हैं। ऐसे लोग भी आज गुस्से में हैं। ये गुस्सा सिर्फ पार्टी में नहीं बल्कि राज्य के आम लोगों में भी है। पीएम ने कहा कि दिल्ली से आने वाले पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री खुद चुनाव हार रहे हैं। जब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनी थी तब मुख्यमंत्री के पद के लिए 2.5 साल का एग्रीमेंट हुआ था, लेकिन पहले 2.5 साल में ही मुख्यमंत्री जी ने इतना लूटा, इतना भ्रष्टाचार किया कि लूट के पैसों का अंबार जमा कर लिया। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा को टीएमसी ने कृष्णानगर का जिला प्रमुख नियुक्त कर दिया है। टीएमसी का यह फैसला ऐसे वक्त में आया है जब महुआ मोइत्रा कैश फॉर क्वेरी मामले में भारी विवाद में फंसी हुई हैं। कृष्णानगर उनके लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। महुआ मोइत्रा ने एक्स पर एक पोस्ट में ममता बनर्जी को धन्यवाद दिया है। बता दें, टीएमसी ने कैश फॉर क्वेरी मामले में सार्वजनिक तौर पर महुआ मोइत्रा को समर्थन देने से परहेज किया है। हालांकि टीएमसी और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने उन्हें संसद से निलंबित करने की सिफारिश करने के लोकसभा आचार समिति के फैसले पर उनका समर्थन किया है। ममता बनर्जी के पश्चिम बंगाल में टीएमसी के ही एक नेता की हत्या हो गई है। इसके बाद वहां पर हिंसा हो गई है। हत्या के संदेह में एक शख्स की लिंचिंग यानी पीट कर हत्या कर दी गई। बाद में कई घरों में आगजनी और तोड़फोड़ की खबरें हैं। ये घटना पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में हुई है। टीएमसी नेता सैफुद्दीन लश्कर की सोमवार सुबह जॉयनगर में उनके घर के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी। लश्कर जॉयनगर के बामुंगची क्षेत्र में तृणमूल इकाई के प्रमुख थे और उनकी पत्नी पंचायत प्रधान हैं। उत्तराखंड में यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर बन रही एक सुरंग के धंस जाने से उसमें काम कर रहे लगभग 40 मजदूर फंस गए। मजदूरों को बचाने का काम जारी है। उत्तरकाशी के सर्किल ऑफिसर प्रशांत कुमार ने सोमवार को बताया कि सुरंग के अंदर 40 लोग फंसे हुए हैं। सभी सुरक्षित हैं। हमने उन्हें ऑक्सीजन और पानी उपलब्ध कराया है। सीओ ने बताया कि वर्तमान स्थिति ये है कि कल हमने सुरंग के अंदर फंसे लोगों के साथ संचार स्थापित किया। हम सुरंग के अंदर लगभग 15 मीटर तक चले गए और लगभग 35 मीटर अभी भी तय करना बाकी है। हर कोई सुरक्षित है। हमने ऑक्सीजन और पानी उपलब्ध कराया है। हम सुरंग के अंदर जाने के लिए बगल में अपना रास्ता बना रहे हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने गजा के हालात पर टिप्पणी करते हुए भारत सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि ये कितनी निंदनीय और शर्मनाक उपलब्धि है। गजा में 10,000 से अधिक लोग मार दिए गए हैं। इनमें से लगभग आधे बच्चे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक हर 10 मिनट में एक बच्चे की मौत हो रही है और अब ऑक्सीजन की कमी से छोटे छोटे बच्चों को इनक्यूबेटर से हटाना पड़ रहा है और मरने वालों को छोड़ दिया गया है। प्रियंका गांधी ने लिखा, और फिर भी इस नरसंहार का समर्थन कर रहे लोगों की आत्मा को कोई झटका नहीं लगा है। कोई संघर्ष विराम नहीं हुआ है और अधिक बम गिर रहे हैं और अधिक हिंसा हो रही है और अधिक लोग मारे जा रहे हैं और पीड़ा बढ़ रही है। प्रियंका गांधी ने लिखा, इस विनाश का समर्थन करने वाली सरकार को शर्म आनी चाहिए। आखिर ये सब कब रुकेगा? बता दें, भारत सरकार ने 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमास के हमले के बाद इजराइल का समर्थन किया था। भारत संयुक्त राष्ट्र में इजराइल के खिलाफ लाए गए प्रस्ताव पर मतदान से भी दूर रहा था। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।